नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस, जो कि आजकल गार्डियन ऑफ द ओशंस के नाम से जाने जाते हैं, उनको भारत ने एक करारा रियलिटी चेक दिया है। भारत ने बांग्लादेश के ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के एक्सेस की जो फैसिलिटी हमने 2020 से देना शुरू की थी, वो छीन ली है। और इसके साथ अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं नेपाल, भूटान, म्यांमार का जो मार्केट एक्सेस है वो इनके हाथों से छीन लिया गया है। सीधा दोस्तों कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक्सपोर्ट का झटका एक झटके में भारत ने यूनुस को दे दिया है। अब यहां पे देखने वाली बात यह है दोस्तों, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लैंडलॉक्ड बताते थे, कहीं ना कहीं इनको पता चल गया है यहां पर कौन लैंडलॉक्ड है। भारत ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा ये न्यूज में कवर किया जा रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ये न्यूज में आया और आपके साथ मैं ये वीडियो में यहां पे शेयर भी कर रहा हूं। आप देख सकते हैं यूनुस ने चाइना में जाने के बाद कुछ ज्यादा ही गर्वान्वित महसूस किए थे, कहीं ना कहीं लग रहा था अब तो चाइना साथ में है। लेकिन चाइना खुद अगर आप देखें तो अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में उलझा हुआ है, 104% टैरिफ से फंसा हुआ है। वो यूनुस कहीं ना कहीं चाइना के बदौलत जो उचक रहे थे, उनको कहीं ना कहीं भारत ने यथास्थिति क्या है वो बता दी है। अब दोस्तों भारत का ये जो मूव है, यहाँ पे कुछ ज्ञानी वर्ग हैं जो कह रहे हैं अरे ये तो डब्ल्यूटीओ के रूल्स का उल्लंघन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या डब्ल्यूटीओ 2020 के पहले एग्जिस्ट नहीं करता था? तो ये वाला जो दलील है इसको भी जरा हम बेहतर समझेंगे कि ये दलील में कितना दम है। और यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं अरे भारत ने जो किया है उसके बाद नेपाल का क्या होगा, भूटान का क्या होगा? तो जरा वो भी आइए जरा जानते हैं, क्योंकि एक चीज तो बड़ी क्लियर है, इंडिया ने जो मूव लिया है कहीं ना कहीं यूनुस को एक रियलिटी चेक मिल गया है। कौन गार्डियन ऑफ द ओशंस है, कौन सा रीजन लैंड लॉक्ड है और कौन इंडिया लॉक्ड है, वो अच्छे से पता चल गया है। दरअसल दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, ऑलरेडी ये भी न्यूज में आ गया है कि क्या उस समय जब मोदी जी और यूनुस के बीच में मुलाकात हुई थी तो क्या बातचीत हुई। उस वक्त एनएसए अजीत डोभाल जी ने यूनुस के कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनको बड़े क्लियर लहजे में बता दिया था कि ये रेड लाइंस हैं, इसको आपको किसी भी हाल में पार नहीं करना है। अगर आप ये रेड लाइंस पार करेंगे तो हम जो स्टेप्स लेंगे उसके बाद आपको आपके लिए इसका नतीजा काफी ज्यादा हानिकारक होने वाला है। थोड़ा डैमेज हमें भी होगा लेकिन हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा एक्सपोर्ट 50 बिलियन है, टोटल एक्सपोर्ट है 50 बिलियन, और हमारे लिए वो कुछ भी नहीं है। तो तुम सोच लो तुम किससे टक्कर ले रहे हो। और उसके बाद कहीं ना कहीं बांग्लादेश को समझाया भी गया था कि जो तुम कर रहे हो उससे सुधर जाओ। स्पेशली पाकिस्तान और चाइना ये जो एक्सेस बनाने का प्रयास चल रहा है हम सब कुछ देख रहे हैं। अब यहां पे क्या कहीं ना कहीं इसी चेस में भारत ने जो अब तक ये सारे स्टेप्स हमने नहीं लिए थे वो अब लेना शुरू कर दिए। दोस्तों ये बस और बस एस्केलेटरी लैडर में एक एक करके सीढ़ी चढ़ने के समान है। अभी स्टेज 1 आया है, ये बता रहा है अब धीरे धीरे करके जल्दी जल्दी आप देखेंगे और भी बहुत सारे मूव्स होने वाले हैं। लेटेस्ट मूव क्या है आइए जरा यहाँ पे देखिए। देखिए दोस्तों आप जानते हैं यूनुस गए थे चाइना, वहां पे जाके बोल के आए थे नॉर्थ ईस्ट रीजन के हम मसीहा हैं, वो लैंड लॉक्ड है, हम गार्डियन ऑफ द ओशन है, सब कुछ हमारे ही थ्रू गुजरता है। तो वही चीज को टारगेट करते हुए यूनुस, उसके सलाहकार और इसके जो दोस्त जिसके भरोसे ये उचक रहा है, सबको मैसेज दे दिया गया है कि भाई आप स्वयं इंडिया लॉक्ड हैं। हम जिस क्षण चाहें उस क्षण आपके लिए बहुत सारी समस्याएं क्रिएट कर सकते हैं। ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी ढाका के एक्सपोर्ट के लिए, बांग्लादेश के एक्सपोर्ट के लिए रोक दिया गया है। बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट भूटान, नेपाल, म्यांमार को होता है वो तो सीवियरली इंपैक्ट होने वाला है। अगर आप देखें तो हमने साफ साफ कह दिया है कि बांग्लादेशी जो भी थर्ड कंट्री को एक्सपोर्ट करते थे, जिसमें इंडियन पोर्ट्स का, इंडियन लैंड कस्टम स्टेशंस का इस्तेमाल होता था, वो अब बंद हो जाएगा। ये डिसीजन एज ऑफ नाउ इंप्लीमेंट हो चुका है, कोई तारीख नहीं, आज से ही इंप्लीमेंट हो गया, ये भी बता दिया गया है। हाँ खाली इतनी हमने रियायत बरती है कि जो सामान अब तक आ चुका है 8 अप्रैल के पहले तक उसको फर्दर मूव करने दिया जाए। प्रीवियस रूल्स के अनुसार नए सामान को नहीं लाया जाएगा, ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद होती है। तो क्या हो रहा था अब तक आइए जरा जानते हैं। 2020 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था जिसके द्वारा हमने कुछ कस्टम्स को लेकर एक सर्कुलर निकाला था जिसमें कहा था बांग्लादेश यदि चाहे तो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कर सकता है, जिसमें वो हमारे लैंड कस्टम स्टेशंस को यूज कर सकता है, हमारे पोर्ट्स को यूज कर सकता है, अपने सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए कंटेनर्स में करे, क्लोज ट्रक्स में करे, वो इंडियन लैंड के थ्रू सामान भेज सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये अग्रीमेंट था जिसके द्वारा हम उम्मीद कर रहे थे कि देखिए बांग्लादेश उस समय तक भारत के लिए कहीं ना कहीं शेख हसीना थी, रिश्ते सुधर रहे थे, बांग्लादेश भी हमें इस प्रकार से ट्रांजिट रूट्स दे रहा था, तो हमने भी उसी प्रकार से इनको गिव बैक किया था। और इसमें अगर आप देखें तो बांग्लादेश का ट्रेड और बढ़े नेपाल, भूटान, म्यांमार से, जिसमें इंडिया के लोकेशन का भी वो फायदा उठा सके, तो हमने ये अलाउ किया था। लेकिन अब ये टर्मिनेट कर दिया है, जिसके द्वारा बांग्लादेश का जो अपैरल, फुटवेयर, टेक्सटाइल प्राइमरीली इन देशों को हो रहा था वो तो पूर्ण रूप से इंपैक्टेड होने वाला है। की कॉम्पिटिटर मत भूलिएगा दोस्तों, ये जो सामान बेच रहा था, अपैरल हो गया, फुटवेयर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ये सारे सामान हमारे यहां भी बनते हैं, तो ये हमारा ही कॉम्पिटिटर था।
तो हम अपने कॉम्पिटिटर को ही फर्दर अगर आप देखें तो उसके एक्सपोर्ट को प्रमोट करवा रहे थे। आप अगर देखें तो वन वे जीरो टैरिफ एक्सेस बांग्लादेश को दिया जाता था, मतलब जिस कीमत से बांग्लादेश के पोर्ट से वो निकला उसी कीमत में वो नेपाल पहुंच रहा था, उसी कीमत में वो भूटान पहुंच रहा था सामान। तो हम अपने ही कॉम्पिटिटर को प्रमोट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि हम सोच रहे थे बांग्लादेश तरक्की करेगा तो ये जिहादी वर्ग मजबूत नहीं होंगे, साथ ही साथ हमारे यहाँ जो इलीगल बांग्लादेशी आके बसते हैं वो भी आना छोड़ देंगे, कहेंगे भाई हमारे यहाँ रोजगार मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब हमें समझ आ गया है कि वैसा तो होने से रहा। तो अब दोस्तों अगर आप देखें तो ये वन वे जीरो टैरिफ वाला जो सिस्टम था हमने पूर्ण रूप से हटा दिया है, और इसके साथ ये फैसिलिटी विड्रॉ करने के बाद अगर आप देखें जो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट था, जो कि आप अगर देखें तो कुछ इस प्रकार के रूट्स का इस्तेमाल करके भूटान जाया करता था, नेपाल जाया करता था, और अगर आप देखें तो हमारे ही कोलकाता पोर्ट से ये दुनिया भर को सामान एक्सपोर्ट करते थे, सब कुछ रुक जाएगा। मुझे मालूम है आप सोच रहे होंगे इनके पास तो मोंगला पोर्ट है, चिटागोंग पोर्ट है, फिर कोलकाता की क्या जरूरत? आपको सब समझ आएगा। जरा देखिए यहाँ पे दोस्तों कैसे बांग्लादेश हमारे पोर्ट्स का इस्तेमाल करता था। बांग्लादेश अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका चिटागोंग पोर्ट है, वहां पे मोंगला पोर्ट है। मोंगला पोर्ट की एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। चिटागोंग पोर्ट अगर आप देखें तो उसका प्राइमरी पोर्ट है। दिक्कत क्या है चिटागोंग पोर्ट के साथ? चिटागोंग पोर्ट में हमेशा कंजेशन रहता है, कैपेसिटी वो अगर आप देखें जो उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा वहां पे ट्रेड का वॉल्यूम होता रहता है। नतीजा ना क्या होता है, बांग्लादेश कोलकाता पोर्ट की ओर देखता है। होता यूं है दोस्तों, बांग्लादेशी कार्गो कोलकाता पोर्ट पहुंचाए जाते हैं। कोलकाता पोर्ट अगर आप देखें तो उसमें वो भी लैंड रूट के थ्रू पहुंच जाता है, ट्रक्स में सीधा पेट्रोपोल बॉर्डर पार करता है और उसके बाद वो ट्रक्स में ही कोलकाता आता है, और यहां से उन सामान को प्राइमरीली टेक्सटाइल होता है, लेदर गुड्स होता है, उनको भूटान, नेपाल, म्यांमार या अन्य देश में भेजा जाता है। अब अगर आप देखें तो ये 2 से 3 बिलियन डॉलर का ट्रेड है जो यहां से फैसिलिटेट होता है। आप समझ सकते हैं बांग्लादेश के लिए आंकड़ा कितना बड़ा है। टोटल बांग्लादेश का एक्सपोर्ट 50 बिलियन है, तो उसमें बहुत बड़ा झटका लगा है। अब जाओ, चिटागोंग पोर्ट में ऑलरेडी इतनी देरी चल रही है, वहां पे कैपेसिटी ओवरलोडेड है, तो उसके भरोसे तुम बैठो। इसके सिवा दोस्तों ये दिल्ली एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है, वो आइटम्स जो हाई वैल्यू होते हैं, जो कि टाइम सेंसिटिव एक्सपोर्ट होता है। अगर आप देखें तो बांग्लादेशी कार्गो पेट्रोपोल से ही लैंड रूट से दिल्ली पहुंचता है और फिर वहां से एयर कार्गो से इसको यूरोपियन मार्केट्स वगैरह में भेजा जाता है। अगर आप देखें तो प्राइमरीली ये गारमेंट्स होते हैं, हाई वैल्यू गारमेंट्स होते हैं जो यूरोपियन मार्केट्स में जाते हैं। मत भूलिएगा बांग्लादेश में जितने भी डिजाइनर लेबल्स हैं, टॉमी हिलफिगर, गुची, ये सब भी वहां पे अपना सामान बनवाते हैं, तो वो कुछ इसका इस्तेमाल करते थे। इंडियन एक्सपोर्टर्स कहा करते थे कि भाई देखो हमारे लिए यहाँ पे कैपेसिटी नहीं होती है, दिल्ली एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में ऑलरेडी बांग्लादेशी सामान भी यहाँ पे उसका एक्सपोर्ट भी आके फ्लड कर रहा है और हमारे ही साथ ये कॉम्पीट कर रहे हैं, तो ये तो नाइंसाफी है। लेकिन हमने यही सोचा था चलिए बांग्लादेश का भला हो रहा है, वो भी तरक्की करेगा, तो हमने ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश को रियायतें बरती थी। वैसे ही आप देखें तो लैंड कस्टम स्टेशन हैं पेट्रापोल में, अगरतला में, इसके द्वारा अगर आप देखें तो बांग्लादेशी गुड्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया को ट्रांजिट करते हुए भूटान, नेपाल और बाकी इलाकों में जाया करते थे। और इसमें अगर आप देखें तो पेट्रापोल का बड़ा रोल होता था जो कि ट्रक्ड कार्गो को फैसिलिटेट करता था। अब दोस्तों सब कुछ बंद हो चुका है। अब यहां पे सवाल उठेगा, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग कह रहे हैं जी ये तो डब्ल्यूटीओ के रूल्स के खिलाफ है। तो आइए जरा इस दलील को भी जानते हैं। मुझे मालूम है कुछ बांग्लादेशी आएंगे, वो कहेंगे डब्ल्यूटीओ ऐसे थोड़ी बैठा है, वहां जाएंगे हम। तो जरा सुन लीजिए डब्ल्यूटीओ में क्या होने वाला है, आपको मैं अभी बता देता हूं। देखिए भाई, डब्ल्यूटीओ का जो रूल ऑन ट्रांजिट है वो आर्टिकल 5 में आउटलाइंड है, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड का। अब इसके द्वारा क्या होता है कि हाँ आपको फ्रीडम ऑफ ट्रांजिट देना पड़ता है गुड्स को किसी भी मेंबर कंट्री को, जिसमें लैंडलॉक नेशंस हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। जो गुड्स इन ट्रांजिट होना चाहिए उनको अननेसेसरी डिले आपको नहीं देना है, और ये आपको मोस्ट कन्वीनियंट रूट उनको प्रोवाइड करना है। अब दोस्तों डब्ल्यूटीओ का ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है जिसको इंडिया और बांग्लादेश दोनों ने ही साइन किया है। पर दोस्तों हम कहते हैं ये जो अरेंजमेंट था जिसके द्वारा जीरो टैरिफ में बांग्लादेशी सामान कहीं भी पहुंच रहा था, हमारे एक्सपोर्ट हाउसेस को, हमारे लैंड कस्टम स्टेशंस को यूज कर रहा था, वैसे ही आप देखें तो ये जो हमारे पोर्ट्स यूज कर रहा था, तो ये जो अरेंजमेंट था ये वॉलेंटरी था, ये ओवर एंड अबव डब्ल्यूटीओ रिक्वायरमेंट हम प्रोवाइड कर रहे थे। तो इसलिए 2020 के पहले भी डब्ल्यूटीओ था, तब तो नहीं देते थे कुछ ऐसी रियायत, उसके बाद देने लगे हैं। मतलब बड़ा क्लियर है, डब्ल्यूटीओ प्लस हम कुछ दे रहे थे आपको, अब आपका वैसे नहीं रहे तो हमने वापस ले लिया। तो आप डब्ल्यूटीओ में जाके क्या करेंगे? दूसरा अगर आप देखें तो डब्ल्यूटीओ रूल्स भी है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए आप चीजों को चेंज कर सकते हैं। जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है, उसी का आर्टिकल 21 है जो ये चीज कहता है, उसकी भी जरूरत नहीं है। बाकी डब्ल्यूटीओ आप जाइए, डब्ल्यूटीओ का क्या हश्र हो रखा है, ट्रंप ने क्या किया है आपको मालूम ही है। तो जो वो कर रहे हैं उसके बाद चाइना वगैरह, जापान वगैरह, यूरोपियन यूनियन कुछ कर तो पा नहीं रहा, डब्ल्यूटीओ जाके एक डिफंक्ट बॉडी वो बन गई है। तो ये दलील में दम है नहीं। अब जरा दोस्तों यहां पे जानते हैं, देखिए
प्रयास बड़ा क्लियर है। बांग्लादेश को मैसेज दिया गया है कि आपकी कमर तोड़ दी जाएगी अगर आप हमारे साथ उलझेंगे। यहां पे इंडिया दोस्तों ऑलरेडी टेक्सटाइल सेक्टर को अब ग्रो करवाने वाला है। $100 बिलियन का हमें एक्सपोर्ट करना है, ये हमारा टारगेट है। अब तक हम बाय द बुक प्ले करते रहे। क्यों प्ले किए? क्योंकि हम यही सोच रहे थे, अब आप इसको नादानी समझ लीजिए या भोलापन समझ लीजिए, कि बांग्लादेश में कहीं ना कहीं तरक्की होगी तो वो जो जिहादी एलिमेंट्स जो सड़क पे घूम रहे हैं, अभी रिसेंटली बाटा का शोरूम तोड़ दिया, जो कि बाटा का तोड़ने का कोई पॉइंट नहीं था, लेकिन हाँ गुस्सा आया तो एंटी इजराइल प्रोटेस्ट में बाटा का शोरूम तोड़ दिया। तो ये कहीं ना कहीं हम समझ रहे थे वहां तरक्की होगी तो चीजें बेहतर होंगी। लेकिन यूनुस क्या कर रहे हैं आप देखिए तो कहीं ना कहीं एंटी इंडिया रोल प्ले कर रहे हैं। तो इंडिया इज वेरी रेडी कि यार आपको हम कहीं ना कहीं, अगर आप हमें परेशान करेंगे तो ये मत सोचिएगा कि हम अभी भी पुराने वाले रूल से ही खेलेंगे। आपके एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी इस वक्त स्ट्रेन्ड है। ट्रंप ने 37% का टैरिफ आपके ऊपर लगाया है। आपकी टेक्सटाइल सेक्टर की कमर तोड़ी जाएगी यूएसए के द्वारा। ऑलरेडी यही वो सेक्टर है जो हम भी अब टारगेट करेंगे। तो इसमें इंडिया अगर आप देखें तो बांग्लादेशी एक्सपोर्ट्स को हम कहीं ना कहीं अब फेवरेबली नहीं देखने वाले, एटलीस्ट जब तक वहां पे यूनुस हैं। बिगर गेम तो अभी भी हमने खेलना शुरू नहीं किया है। रॉ मटेरियल्स, अब एंड ऑफ द डे टेक्सटाइल सेक्टर को क्या चाहिए? कॉटन चाहिए। तो कॉटन हम ही देते हैं, उसी से वो टेक्सटाइल बनाता है, वो भी देना हम रोक सकते हैं। कहां जाएगा बांग्लादेश कॉटन लाने? यूएस जाएगा, ब्राजील जाएगा, महंगे दर पे लाएगा इतनी दूर से। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो उसका टेक्सटाइल और महंगा हो जाएगा। ऑलरेडी 37% का उसके ऊपर यूएस में टैरिफ भी लग गया है। ये उम्मीद रखता है कि पाकिस्तान उसे टेक्सटाइल दे देगा तो वो तो होने से रहा, पाकिस्तान उसे कॉटन दे देगा वो होने से रहा। पाकिस्तान स्वयं कॉटन अब इंपोर्ट कराने लग गया है, तो पाकिस्तान इज नेट इंपोर्टर अगर आप 2024 की बात करें तो। क्लियरली इसके पास ऑप्शन नहीं है इसके सिवा। एक इंडिया ने मैसेज दिया है कि देखिए अगर हम बांग्लादेश को रोकने का प्रयास करें तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। अभी दोस्तों बहुत सारे ट्रेड वेपन्स हैं जो हमारे आर्सेनल में इस वक्त हैं, जिसको हमने इस्तेमाल भी नहीं किया है। इंडिया $11 बिलियन का सामान बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता है, जिसमें अगर आप देखें तो कॉटन है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, मशीनरी है। कॉटन उसके लिए मजबूरी है उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, वो उसको छेड़ नहीं सकता। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उसकी मजबूरी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उसे भी चाहिए। तीसरा मशीनरी है, वो उसके फैक्ट्रीज में ही जाते हैं। तो हर तरीके से आप अगर देखें तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बांग्लादेश के लिए भेजना भी एक प्रकार से मेहरबानी करना हुआ। वहीं अगर आप देखें तो बांग्लादेश क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? वो अपैरल कर रहा है जो हम स्वयं बनाते हैं। हम नहीं चाहते वो लेना, लेकिन हम खरीद रहे हैं। जूट, फिश, तो ये सारे के सारे अगर आप देखें तो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं। हम जब चाहें इनके की आइटम्स को टारगेट कर सकते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स को कर सकते हैं, जूट को कर सकते हैं, फ्रोजन फिश को कर सकते हैं, उनका टैरिफ बढ़ा सकते हैं। पेरिशेबल आइटम है फिश, उसमें तो नॉन टैरिफ बैरियर इतने हैं, हम चाहे तो उसमें क्वालिटी चेक्स लगा दें, हम चाहे तो उसमें क्लियरेंस में डिलेज कर दें। तो बहुत समस्याएं हैं। इन्फ्लुएंस भी हम यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर यूएस एंड ईयू के साथ हम अपने मार्केट को प्रोवाइड करते हुए अगर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करें, ऑलरेडी यूएस के साथ एक ट्रेड डील हो रहा है, ईयू के साथ एक एफटीए साइन होने वाला है। उसके बाद क्या होगा? अगर बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट बेस यूएस ईयू का 3 से 5 बिलियन है, उसको अगर हमने इस प्रकार से टारगेट 3 से 5 बिलियन भी अगर उसका खींच लिया तो 10% उसकी एक्सपोर्ट अर्निंग गिर जाएगी, जो कि डिवास्टेटिंग इंपैक्ट छोड़ के जाएगा बांग्लादेश के लिए। एनर्जी कट वगैरह की तो बात भी नहीं हो रही। वैसे ही जो एक्सपोर्ट है फूड आइटम्स का, राइस, अनियन, इसकी तो बात भी नहीं हो रही कि वो देना छोड़ दें तो क्या होगा। तो यहां पे दोस्तों इंडिया ने एक बात बड़ी क्लियर की है। ये जो लाल मुनीर घाट में आपको मैंने बताया था वो एयर बेस बनाने की सोच रहा है और चाइना को बुलावा भेजा है। यहां से अगर आप देखें तो कुछ किलोमीटर की दूरी पे है, पिनाका मिसाइल के रेंज में, वहां पे आके वो एयर बेस बना देगा। लेकिन यूनुस तो यूनुस हैं, वो कुछ भी पत्ते फेंक के आ रहे हैं कि किसी भी प्रकार से चाइना यहां आए तो कुछ वो शरारत कर सके। तो इंडिया ने बड़ा क्लियर यहां पे मैसेज दिया है कि देखिए भाई, ये सब शरारत आप जो कर रहे हैं अब इनके खिलाफ जवाब दिया जाएगा, और इस प्रकार से आप ब्लीड करेंगे कि आपके लिए समस्याएं और बढ़ेंगी। तो ये मत सोचिएगा कि हम बाय द बुक गुड गुड खेलते रहेंगे, अब ईट का जवाब दिया जाएगा। तो ये मैसेज देना इंडिया ने शुरू कर दिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिएगा आपके लिए फ्लैट 60% ऑफ प्लस अप टू 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन है। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन है। आप देख सकते हैं दोस्तों 70 से अधिक सिलेक्शन हुआ है। एग्जैक्टली वही कोर्स आपके लिए हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे और भी कई सारे कोर्सेज है जो आपके लिए चल रहे हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं एक बार अगर आप इसमें एनरोल कर लेते हैं तो आप किसी में भी जा सकते हैं। आप हिंदी में कर लें, इंग्लिश में कर लें, आप जो चाहें वो पढ़ सकते हैं। 2026, 27, 28 के लिए ये बैचेज हैं। इसके सिवा आपके सारी यूपीएससी की समस्याओं का समाधान अनअकैडमी में जुड़ा हुआ है। तो आप आइए, यहाँ पे जुड़िए, इसका फायदा आप अवश्य उठाएं।
यहाँ पे दोस्तों कंप्लीटली कुछ चीजें आपके लिए हम फ्री में ले आए हैं। प्रीलिम्स पीवाई की टॉपिक वाइज है, यूपीएससी बिगिनर्स किट है, करंट अफेयर्स कंपाइलेशन है, और इसके सिवा अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप 13 अप्रैल को है, सुबह 11 बजे शाम को 5 बजे। आप अवश्य जुड़े, 100% तक स्कॉलरशिप है। आईपीएल बॉक्स टिकट, आईपैड, सैमसंग टैबलेट, स्मार्ट वॉचेज, सब कुछ आपको मिल रहे हैं। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, यूज द कोड KC10।